नमस्कार। आज की चर्चा का विषय काफी गरमाया हुआ है। जेन स्ट्रीट एक बहुत बड़ी अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म है और हमारे रेगुलेटर सेबी ने उस पर एक बड़ा एक्शन लिया है। हाँ बिल्कुल। और ये मामला जुड़ा है बैंक निफ्टी ऑप्शंस में कथित हेरफेर से। रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं है। बात हो रही है 4,800 करोड़ से भी ज्यादा की। बाप रे, 4,800 करोड़। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे। ये जानकारी हमें एक पॉडकास्ट के कुछ हिस्सों से मिली है जो ट्रेडर्स के लिए मार्केट की बारीकियों पर फोकस करता है। सही। तो हमारा मकसद है समझना कि ये पूरा मामला असल में है क्या, सेबी को अपनी जांच में क्या मिला, और सबसे जरूरी बात कि इसका हम जैसे आम रिटेल ट्रेडर्स पर क्या असर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जेन स्ट्रीट आखिर है कौन? शायद बहुत से लोगों ने ये नाम पहली बार सुना हो। जेन स्ट्रीट, जैसा आपने कहा, अमेरिका की एक बहुत बड़ी जानी मानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। प्रोप्राइटरी मतलब ये कि वो अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, किसी क्लाइंट या ग्राहक के लिए नहीं। अच्छा, तो ये म्यूचुअल फंड या ब्रोकर जैसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका काम है मार्केट में अपने लिए मौके ढूंढना और उन पर ट्रेड करना। और ये छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, रोजाना अरबों डॉलर के सौदे करते हैं ये लोग। अरबों डॉलर? किस तरह की चीजों में ट्रेड करते हैं ये? इनका फोकस रहता है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऑप्शंस और आर्बिट्राज जैसी स्ट्रैटेजीज पर। आर्बिट्राज मतलब कीमतों में छोटे छोटे अंतर का फायदा उठाना। और एक और जरूरी बात, ये मार्केट मेकर की तरह भी काम करते हैं। मतलब ये बाजार में लगातार खरीदी और बिक्री के भाव देते रहते हैं, जिससे बिड आस्क स्प्रेड यानी खरीदने और बेचने की कीमत का अंतर कम रहता है और बाजार में लिक्विडिटी बनी रहती है। ओके, तो ये मार्केट को सुचारू रूप से चलाने में मदद भी करते हैं एक तरह से। हाँ, थ्योरी में तो यही है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का रोल अहम होता है। और भारत में भी ये काफी एक्टिव थे, खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शंस में। और यहीं से लगता है गड़बड़ी शुरू हुई। तो सेबी की जांच में क्या सामने आया? क्या है मुख्य आरोप? सेबी का जो शोकॉज नोटिस है, उसके हिसाब से मुख्य आरोप ये है कि जेन स्ट्रीट ने एक्सपायरी वाले दिन, यानी जिस दिन महीने के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं, हाँ, थर्सडे को। हाँ बिल्कुल, उस दिन उन्होंने बाजार को, या यूं कहें कि बैंक निफ्टी के सेटलमेंट प्राइस को एक सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रभावित किया। कैसे? मतलब क्या तरीका अपनाया उन्होंने? सुनने में जो आ रहा है और जो सेबी के नोटिस में कहा गया है, उनका तरीका कुछ ऐसा था। सुबह मार्केट खुलते ही वो अपनी पोजीशंस बनाते थे। फिर दिन के दौरान वो बाजार में एक खास तरह का मोमेंटम क्रिएट करते थे, शायद बड़े ऑर्डर्स डालकर। अच्छा, ताकि बाजार एक दिशा में जाए। पोजीशंस को इस तरह से काटते थे या एग्जिट करते थे कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग कीमत तय होती है वो उनके फेवर में हो जाए। मतलब आर्टिफिशियली उसको मैनिपुलेट करना। ओह, ये तो काफी प्लान्ड लग रहा है। जानबूझकर क्लोजिंग प्राइस को अपनी मर्जी से मोड़ना। बिल्कुल। सेबी ने इसी को अनुचित व्यापार व्यवहार यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है, और इसी के चलते जेन स्ट्रीट पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने से। 2 साल का बैन। और वो रकम जो फ्रीज हुई है? हाँ, वो करीब 4,843 करोड़ रुपए है। ये वो कथित मुनाफा है जो सेबी के अनुसार उन्होंने इस अनुचित तरीके से कमाया। उस रकम को फ्रीज कर दिया गया है। भारत के डेरिवेटिव्स मार्केट के इतिहास में, खासकर किसी इतनी बड़ी विदेशी फर्म के खिलाफ, ये एक अभूतपूर्व कदम है। ये वाकई बहुत बड़ा एक्शन है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ये वाकई हेरफेर है, या फिर इसे हम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हाईटेक ट्रेडिंग कह सकते हैं? आजकल तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एल्गोज, ये सब आम है। क्या वो बस सिस्टम की कमियों का फायदा उठा रहे थे? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहीं पर बहस की गुंजाइश बनती है। देखिए, स्मार्ट ट्रेडिंग और हेर फेर के बीच एक महीन रेखा होती है। हाँ, कहाँ तक स्मार्ट है और कहाँ से गड़बड़ शुरू होती है? सही। तेज एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना, या मार्केट में मौजूद आर्बिट्राज के मौके को भुनाना, या बिड आस्क स्प्रेड को मैनेज करना, ये सब कानूनी है। ये तो मार्केट एफिशिएंसी का हिस्सा माना जाता है। तो फिर हेरफेर क्या है? हेर-फेर या मैनिपुलेशन तब होता है जब आप जानबूझकर बाजार को धोखा देने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तरीका है स्पूफिंग। स्पूफिंग? वो क्या होता है? स्पूफिंग में ट्रेडर बाजार में बड़े खरीदने या बेचने के ऑर्डर दिखाता है, लेकिन उसका इरादा उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने का नहीं होता। वो बस दूसरों को ये जताना चाहता है कि मार्केट में उस दिशा में बड़ा इंटरेस्ट है, ताकि भाव उधर जाए। और जैसे दूसरे ट्रेडर्स उस दिशा में कूदते हैं, वो अपने नकली ऑर्डर्स कैंसिल कर देता है।
अच्छा, ये तो धोखा हुआ सीधा सीधा। बिल्कुल। या फिर जैसा इस केस में आरोप है, एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट कीमत को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस करना ताकि आपकी पोजीशंस फायदे में सेटल हों। तो सेबी का फाइनल निष्कर्ष यही है कि जेन स्ट्रीट ने जो किया वो सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि वो जानबूझकर कीमत को प्रभावित करने वाला काम था, यानी हेरफेर। जी हाँ, सेबी की जांच और उनके शो कॉज नोटिस का लबोलुबाब यही है। उनका मानना है कि एक्सपायरी पर सेटलमेंट कीमत को जानबूझकर एक पैटर्न के तहत प्रभावित किया गया, इसलिए कानूनी नजरिए से ये मैनिपुलेशन है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि ये अभी सेबी का पक्ष है। जेन स्ट्रीट इसका जवाब देगी और मामला आगे बढ़ सकता है। सही कहा। ये तो हुई जेन स्ट्रीट और सेबी की बात, पर अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इसका हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स पर क्या असर पड़ता है? हमें इस खबर से क्या लेना देना? लेना देना बहुत गहरा है। असर बिल्कुल सीधा और साफ है। सोचिए, अगर कोई इतना बड़ा प्लेयर एक्सपायरी की फाइनल सेटलमेंट कीमत को अपनी मर्जी से थोड़ा भी ऊपर नीचे कर सकता है, हाँ, तो इसका मतलब है कि किसी आम रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस जो उसने शायद बहुत सोच समझकर लगाया हो, वो बिना किसी असली मार्केट मूव के ही हिट हो सकता है, सिर्फ इस आखिरी मिनट की गड़बड़ी की वजह से। ओह, ये तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मतलब आपका ट्रेड सही था, लेकिन फिर भी लॉस हो गया। बिल्कुल। या मान लीजिए किसी ने एक्सपायरी के लिए कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसे आयरन कॉन्ड्रॉर या स्ट्रैडल। ये स्ट्रैटेजीज आम तौर पर एक रेंज में काम करती हैं और इनका प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट प्राइस पर निर्भर करता है। हाँ, जैसे स्ट्राइडल में आप एक ही स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों खरीदते या बेचते हैं। सही। अब अगर सेटलमेंट प्राइस को आर्टिफिशियली किसी खास लेवल के ऊपर या नीचे धकेल दिया जाए, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी का गणित बिगड़ सकता है। जहां आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां लॉस हो सकता है, या जहां कम लॉस होना था, वहां ज्यादा हो सकता है। ये बात तो अब समझ आ रही है। अक्सर सुनते हैं हम लोग कि एक्सपायरी वाले दिन रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। शायद ये मामला कुछ हद तक समझाता है कि वो ट्रैपिंग कैसे होती होगी। हाँ, काफी हद तक। ये दिखाता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट की जो बनावट है, खासकर एक्सपायरी सेटलमेंट का जो तरीका है, उसमें शायद कुछ ऐसी गुंजाइशें हैं जिनका फायदा बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स उठा सकते हैं। उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा कैपिटल और शायद मार्केट की ज्यादा गहरी समझ होती है। तो क्या सेबी इस घटना के बाद कुछ बदलाव ला सकती है? नियम और कड़े हो सकते हैं क्या? ये बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद रेगुलेटर नियमों की समीक्षा करते हैं। हो सकता है कि वो लॉट साइज बढ़ाने पर विचार करें ताकि छोटे ट्रेडर्स के लिए एंट्री मुश्किल हो, या फिर मार्जिन के नियमों को और सख्त कर दिया जाए। मार्जिन तो वैसे ही काफी बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ, या फिर शायद सेटलमेंट के तरीके में ही कुछ बदलाव किया जाए। निगरानी बढ़ाई जा सकती है, खासकर एक्सपायरी के दिन आखिरी आधे घंटे में। इन सब का एक नतीजा ये हो सकता है कि बाजार में थोड़ी स्थिरता आए, वोलैटिलिटी यानी उतार चढ़ाव कम हो। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हो सकता है ट्रेडर्स के लिए? हाँ, एक पहलू ये भी है कि अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो शायद ट्रेडिंग के जो मौके होते हैं, वो एज जिसे कहते हैं, वो भी कम हो जाए। मार्केट मेकर्स और आर्बिट्रेजर्स के लिए भी काम करना मुश्किल हो सकता है। तो एक बैलेंस बनाना होगा। सही बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी खतरनाक स्थिति में, जहां बड़े प्लेयर्स शायद मार्केट को हिला सकते हैं, एक आम रिटेल ट्रेडर खुद को कैसे बचाए? क्या करे वो? स्रोत ने इस बारे में कुछ बताया है? हाँ, स्रोत कुछ प्रैक्टिकल रास्ते सुझाता है जो रिटेल ट्रेडर्स अपना सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी सलाह है, एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा सावधान रहें। मतलब एक्सपायरी ट्रेडिंग से बचें। या तो बचें या फिर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि जैसा हमने देखा, हेरफेर या बड़ी उठापटक की आशंका एक्सपायरी के दिन, खासकर आखिरी घंटे में सबसे ज्यादा होती है। तो एक तरीका यह हो सकता है कि अगर आपको दिन में ठीक ठाक मुनाफा मिल रहा है, तो उसे लेकर निकल जाएं। आखिरी मिनट तक रुकने का लालच ना करें। प्रॉफिट बुकिंग जल्दी कर लें। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। अपनी पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाएं। पोजीशन साइज छोटा रखने से ये फायदा होता है कि अगर मार्केट में अचानक कोई बड़ा अप्रत्याशित मूव आता भी है, तो आपको भारी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। आपका रिस्क कंट्रोल में रहेगा। ये तो खैर हमेशा ही जरूरी है, सिर्फ एक्सपायरी के लिए नहीं। बिल्कुल, ये ट्रेडिंग का बेसिक रूल है, लेकिन एक्सपायरी पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। तीसरा, एक्सपायरी के पैटर्न को समझने की कोशिश करें। पैटर्न मतलब?
मतलब ये देखें कि ऐतिहासिक रूप से पिछले कई एक्सपायरीज में ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट यानी किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं, कहाँ जमा होता है, कहाँ पर कॉल राइटर या पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, कहाँ पर अक्सर ट्रेडर्स फंसते हुए दिखते हैं। इस डेटा के विश्लेषण से शायद कुछ अंदाजा लग सकता है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है या कहाँ पर ट्रैप बनने की संभावना है। अच्छा, ओआई डेटा का विश्लेषण, ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया। हाँ, पर आजकल ये जानकारी आसानी से उपलब्ध है। चौथा सुझाव है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर फोकस करने का, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट की बजाय घंटेवार या शायद दैनिक चार्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे 1 मिनट या 5 मिनट एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का असर बहुत ज्यादा होता है। वहां बहुत नॉइज होती है। बड़े टाइम फ्रेम पर तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ दिख सकती है और इस तरह की शॉर्ट टर्म मैनिपुलेशन का असर शायद उतना ज्यादा महसूस न हो। ये लॉजिकल लगता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से बचने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करें। हाँ, कुछ हद तक ये रणनीतियां गारंटी तो नहीं देती, लेकिन रिस्क को कम करने में मदद जरूर कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जेन स्ट्रीट और सेबी का जो पूरा प्रकरण है, ये एक तरह से हमें बाजार की कड़वी सच्चाई का आईना दिखा रहा है ना? खेल ट्रेडर्स का खेल नहीं है। यहाँ बहुत बड़े, बहुत स्मार्ट और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्हें हम अक्सर व्हेल या शार्क कहते हैं। उनके पास हमसे कहीं ज्यादा संसाधन, बेहतर टेक्नोलॉजी और शायद अंदरूनी जानकारी तक पहुंच भी हो सकती है। तो रिटेल ट्रेडर बेचारा क्या करे? बेचारा नहीं बनना है। रिटेल ट्रेडर को भी पूरी गंभीरता, अनुशासन और तैयारी के साथ इस मैदान में उतरना होगा। हमें सीखना होगा, समझना होगा, अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। सिर्फ टिप्स या अंदाजे पर ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है, वरना ये स्टॉप लॉस हंटिंग, एक्सपायरी के दिन की उठापटक, ये सब हमारी ट्रेडिंग यात्रा को बहुत मुश्किल बना सकते हैं और कई लोग इसी वजह से मार्केट छोड़ भी देते हैं। सही कहा, अनुशासन और लगातार सीखना ही शायद रास्ता है। तो ये तो हुई बचाव की बातें, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ, कि सिर्फ बचाव के तरीकों से आगे बढ़कर क्या रिटेल ट्रेडर्स के तौर पर हम कुछ और कर सकते हैं? बाजार की इन गहरी संरचनात्मक जटिलताओं को, जैसे कि एक्सपायरी सेटलमेंट या एल्गो ट्रेडिंग के प्रभाव को और बेहतर तरीके से समझने के लिए? और क्या हम खुद को इस तरह से सशक्त कर सकते हैं कि इन चुनौतियों का सामना ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाएं? ये सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच की बात है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। शायद इसका जवाब कम्युनिटी लर्निंग में, रेगुलेटर्स से सही सवालों को उठाने में और अपनी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करने में छिपा हो। ये वाकई एक गहरी सोच का विषय है जिस पर शायद हमें आगे भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आप सबके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।